हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत में नगरीकरण, इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, नगरीकरण से संबंधित यह मेरी पहली प्रस्तुति है। इसमें हम लोग प्रथम नगरीकरण की विशेषताओं और द्वितीय नगरीकरण के कारणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर इस संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नगर की एक परिभाषा पर चर्चा करेंगे कि आखिर नगर होते क्या हैं। तो एक सामान्य परिभाषा के अनुसार एक ऐसा क्षेत्र जहां राजा, उसके अधिकारीगण, सेना, विभिन्न प्रकार के व्यवसायी एवं व्यापारी वर्ग आदि निवास करते हैं तथा वहां कृषि भिन्न व्यवसायों का संपादन होता है, एक नगरीय क्षेत्र कहा जा सकता है। इस प्रकार एक नगर की कुछ प्रमुख विशिष्टताएं होती हैं, जैसे नगरों में कृषि भिन्न व्यवसायों का संचालन होता है। दूसरा कि नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कृषि भिन्न व्यवसायों में संलग्न रहती है। और तीसरा, नगर अपने आसपास के क्षेत्रों या ग्रामीण बस्तियों से अन्योन्याश्रय रूप से संबंधित होते हैं, अर्थात वे दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो यह एक नगर की सामान्य विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राचीन भारत में नगरीकरण, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन भारत में नगरीकरण के दो प्रमुख चरण हैं। नगरीकरण की जो प्रथम प्रक्रिया थी वह सिंधु सभ्यता के काल में लगभग ईस्वी पूर्व 2350 से ईस्वी पूर्व 1750 के मध्य संपन्न हुई थी। यह प्रथम नगरीकरण की प्रक्रिया थी। इसके पश्चात नगर इस उपमहाद्वीप से विलीन हो गए, अर्थात एकाएक नगर गायब हो गए। और इसके बाद जो है सो ग्रामीण संस्कृति आर्यों की भारतवर्ष में आई। पुनः लगभग 1000 वर्षों के बाद 600 ईस्वी पूर्व में यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हुई। इसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। गुप्तोत्तर काल में यद्यपि इसमें ह्रास के कुछ लक्षण उपस्थित हुए थे, लेकिन पुनः मध्यकाल में तुर्की आक्रमण के बाद इसने गति पकड़ ली। इससे पहले कि हम लोग प्रथम और द्वितीय नगरीकरण के संबंध में चर्चा करें, एक महत्वपूर्ण तथ्य पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों, नगरों का उदय एवं विकास जो है वह एक विकसित अर्थव्यवस्था का प्रमुख अभिलक्षण होता है। आर्थिक विकास का एक क्रम होता है। जैसे कोई भी समाज जो होता है, सबसे पहले पशुपालक समाज होता है। तो ऋग्वैदिक समाज, जैसा कि हम लोगों को पता है कि कबायली परंपराओं पर आधारित था, घुमंतु जीवन आर्य जीते थे और समाज जो था वह पशुपालक समाज था। धीरे धीरे कृषि का विकास होता है, लेकिन कृषि भी जो है वह निर्वाह स्तर की होती है, अर्थात जो भी उत्पादन होता है कृषि क्षेत्र में वह स्थानीय स्तर पर ही उसका उपभोग कर लिया जाता है। धीरे धीरे तकनीकी विकास होता है और इस तकनीकी विकास के बाद कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन होता है अनाजों का। तो जब अधिशेष उत्पादन वाली कृषि अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है, स्थान विशेष की आवश्यकताओं से अधिक जब उत्पादन होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में तीव्र रूप से वृद्धि होती है। और साथ ही साथ जो बढ़ी हुई जनसंख्या होती है वह विभिन्न व्यवसायों और अंततः व्यापार में संलग्न हो जाती है, क्योंकि उनके लिए खाद्यान्न सरप्लस रूप में उपलब्ध होता है। जब व्यवसायों और व्यापार का विकास होता है तो धीरे धीरे
नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो नगरीकरण से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण क्रम हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रथम नगरीकरण अर्थात सिंधु सभ्यता के काल के नगरीकरण की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात आप यह समझें कि प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सैंधवकालीन नगरों या उनकी विशेषताओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग सिंधु सभ्यता से संबंधित एक अलग अध्ययन सामग्री में करेंगे। यहाँ हम लोग नगरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात कि सैंधवकालीन जो प्रथम नगरीकरण हुआ, इसकी जानकारी के लिए हमारे पास कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। सिंधु लिपि में जो लेख जो थोड़े बहुत हमें प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी भी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसी स्थिति में पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें प्राप्त होते हैं, उनके तार्किक विश्लेषण के आधार पर ही प्रथम नगरीकरण की विशेषताओं के संबंध में हम एक रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि सैंधवकालीन नगरीकरण की पृष्ठभूमि में अधिशेष उत्पादन वाली सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि सैंधव स्थलों के जो उत्खनन हुए हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उसमें कई सैंधव स्थलों से अन्न कोठारों या अन्नागारों का पता चला है कि जैसे सैंधव वासियों ने अन्नागारों का निर्माण किया था, जो अधिशेष उत्पादन के संग्रहण के रूप में संग्रहण उसमें किया जाता था। इस अधिशेष उत्पादन के कारण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग कृषि भिन्न व्यवसायों में संलग्न हुआ। इस क्रम में विभिन्न व्यवसायों का और तदनंतर व्यापार का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक एवं व्यापारिक नगरों का उदय एवं विकास हुआ। अर्थात प्रथम नगरीकरण में सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था अधिशेष उत्पादन वाली, सरप्लस प्रोडक्शन वाली थी, और विभिन्न व्यापारिक और व्यावसायिक और व्यापारिक विकास इसकी पृष्ठभूमि में अंतर्निहित थे। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि सैंधव नगरों की स्थिति का जब विश्लेषण हम करते हैं तो यह पता चलता है कि सैंधव स्थलों की स्थापना में दो तथ्यों का अनुसरण किया गया था। प्रथम कि उस नगरीय बस्ती में उस क्षेत्र के खाद्यान्न उपलब्ध कराने का सामर्थ्य, और दूसरा उस बस्ती का व्यापार मार्गों और खनिज स्रोतों से निकटता। अर्थात सैंधव नगर जो थे या बस्तियां जो थी, ऐसे क्षेत्रों में स्थापित थी कि आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों से वहाँ खाद्यान्न उपलब्ध हो पाए, और साथ ही साथ वह जो क्षेत्र है वह व्यापार मार्गों के नज़दीक हो और खनिज स्रोतों के निकट हो। इसकी चर्चा हम लोग सिंधव सभ्यता के आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते समय करेंगे। तो सैंधवकालीन प्रथम नगरीकरण की यह एक प्रमुख विशिष्टता है। आगे बढ़ते हैं। अगर भौगोलिक आधार पर देखें तो भौगोलिक आधार पर प्रथम नगरीकरण सिंधु नदी के मैदानी भागों में हुआ। इस इलाके का मौसम अर्धशुष्क था तथा यहाँ वर्षा कम होती थी। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में घने वनों का अभाव था और वनों में बबूल एवं कीकड़ जैसे पेड़ों एवं झाड़ियों की बहुलता थी, जिनकी कटाई पत्थर एवं कांसे के औजारों द्वारा सुगमतापूर्वक किया जा सकता था। जैसा कि आपको पता है कि लोहे का प्रयोग सिंधु सभ्यता काल में नहीं होता था। यह लगभग ईस्वी पूर्व 950 के आसपास लोहे का प्रयोग या लोहे की जानकारी इस क्षेत्र में लोगों को हुई थी, यह आपको पता है। इसीलिए सैंधव नगरीकरण को कांस्य युगीन नगरीकरण कहा जा सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विशिष्टता है, तीसरी,
कि जीवन अवधि के दृष्टिकोण से सिंधु सभ्यता के नगर जो हैं वह ईस्वी पूर्व 2350 से ईस्वी पूर्व 1750 के मध्य तक ही बने रहे और तत्पश्चात ये एकाएक विलीन हो गए। इसकी चर्चा हम लोगों ने की है पहले। इसके पश्चात एक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। आर्य संस्कृति, जैसा कि आपको पता है, ये ग्रामीण संस्कृति थी। चौथी जो महत्वपूर्ण विशिष्टता है सिंधुकालीन नगरीकरण की, प्रथम नगरीकरण की, कि सैंधवकालीन अधिकांश नगर जो थे वह किले बंद थे, अर्थात नगरों के चारों तरफ किलानुमा संरचना पाई गई है, अर्थात नगरों के चारों ओर सुरक्षात्मक दीवारें बनाई गई थीं। ऐसा संभवतः पहाड़ों पर निवास करने वाली अर्ध यायावर जातियों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया होगा, क्योंकि तथ्यों के विश्लेषण से पुरातात्विक साक्ष्यों, जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि जो पहाड़ों पर अर्ध यायावरी जातियां निवास करती थी वो अक्सर जो है सो सैंधव बस्तियों पर आक्रमण किया करती थीं। तो यह चौथी विशेषता है प्रथम नगरीकरण की। आगे बढ़ें। पांचवी जो विशेषता है कि प्रथम नगरीकरण अर्थात सैंधव नगरों में धातु की कोई मुद्रा नहीं मिली है। इसे भी आप जानते हैं। यद्यपि धातु मुद्रा अपने आप में कोई महत्व नहीं रखती है, परंतु इससे एक नए प्रकार के आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। जैसे इससे उत्पादन एवं वितरण प्रभावित होते हैं, क्योंकि वितरण में बिचौलियों की भूमिका प्रारंभ होती है और विनिमय आसान हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सैंधव काल में भी अधिकांश व्यापार जो होते थे वह विनिमय प्रणाली ही उसमें लागू थी, अर्थात वस्तुओं का विनिमय आदान प्रदान किया जाता था। अब हम लोग द्वितीय नगरीकरण के कारणों पर चर्चा करेंगे कि आखिर द्वितीय नगरीकरण कैसे हुआ। तो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत मुख्य रूप से ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में गंगा घाटी के मध्यवर्ती भाग में या मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रारंभ हुई द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया। हालांकि उत्तर वैदिक काल के नगरों के आरंभिक रूप हस्तिनापुर, कौशाम्बी और अतरंजी खेड़ा के रूप में देखे जा सकते हैं, अर्थात 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से ये 3 नगर हस्तिनापुर, कौशाम्बी और अतरंजी खेड़ा के अस्तित्व का पता चलता है, जिन्हें नगरों का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। लेकिन द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से ईस्वी पूर्व 6ठी सदी से ही प्रारंभ होती है। 6ठी सदी में जो नगरीकरण हुआ, तो 6ठी सदी में नगरीकरण के शुरुआत के पीछे मुख्य रूप से आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, परंतु इसमें सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों ने भी इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। इसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे। जो आर्थिक कारक थे द्वितीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि में, उसे देखते हैं। तो द्वितीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि में इस काल में आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसी मान्यता है कि गंगा घाटी क्षेत्र में ईस्वी पूर्व 600 में कृषि कार्य में लौह उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। इससे एक तरफ गंगा घाटी क्षेत्र के घने वनों को लोहे के उपकरणों से साफ कर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया और लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। यह पहला परिवर्तन हुआ। दूसरा कि धान की रोपण प्रणाली का भी इस काल में विकास हो चुका था, अर्थात धान के पौधों को खेतों में पानी इकट्ठा करके बोया जाने लगा। तो यह धान की रोपण प्रणाली कही जाती है। इससे उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि बौद्ध एवं जैन धर्मों के अहिंसा की नीति से पशु बलि प्रथा पर आंशिक ही सही रोक लगी, जिससे कृषि क्षेत्र में पशुओं का प्रयोग बढ़ा। अब जो ये तीनों परिवर्तन हुए, तो इनका सम्मिलित परिणाम यह हुआ
कि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई तथा जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग कृषि से भिन्न व्यावसायिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न हो गया। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है। इसके अतिरिक्त इस काल में ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में मुद्रा पद्धति का प्रचलन हुआ, लेखन कला का आरंभ हुआ एवं यातायात के मार्गों का भी विकास हुआ। तो इस काल की संरचनात्मक सुविधाएं जो विकसित हुई है, इससे व्यावसायिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन मिला। यह नवीन व्यावसायिक एवं व्यापारिक वर्ग विभिन्न श्रेणियों में संगठित हो गए और स्वयं को एक स्थान विशेष से संबद्ध कर लिया, जोड़ लिया, अर्थात वे वहाँ रहने लगे। कालांतर में जहाँ ये लोग रहते थे व्यवसायी एवं व्यापारिक वर्ग, वे स्थान कस्बों में और तदनंतर ये नगरों में बदल गए। तो इस प्रकार द्वितीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि में जो आर्थिक कारक उत्तरदायी थे, ये महत्वपूर्ण कारक हैं, इसे आप ध्यान से देख लें। वैसे इसकी चर्चा मैंने बुद्ध काल में जो आर्थिक विकास हुआ उससे संबंधित जो एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें भी की गई है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रस्तुत संदर्भ में दो महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि कृषि क्षेत्र में लौह उपकरणों का प्रयोग इस काल में मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्रों में ही हुआ था, और दूसरा कि कृषि उपकरणों का प्रयोग क्रमिक रूप से ही हुआ, क्योंकि पुरातात्विक खुदाइयों में इस काल में लोहे के अस्त्र शस्त्र ही अधिकता में प्राप्त हुए हैं और कृषि उपकरणों की संख्या कम है। हालांकि इस विषय पर हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि द्वितीय नगरीकरण में लोहे की क्या भूमिका थी। यह बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है और अन्य परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस काल में जो व्यापारिक मार्ग जो विकसित हुए थे उस पर एक नज़र डालें। वैसे इसकी भी चर्चा बुद्ध काल के आर्थिक विकास से संबंधित वीडियो में की गई है। तो इस काल में जो व्यापारिक मार्ग विकसित हुए, तो प्रथम मार्ग था जो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान को जोड़ता था महाराष्ट्र में। दूसरा श्रावस्ती से दक्षिण एवं पूर्व की ओर चलते हुए कपिलवस्तु एवं कुशीनारा होता हुआ वैशाली पहुंचता था। और तीसरा प्रमुख मार्ग हिमालय की तलहट्टी से गुजरता हुआ तक्षशिला एवं श्रावस्ती को जोड़ता था। तो ये तीन प्रमुख व्यापारिक मार्ग इस काल में विकसित हुए थे। आगे बढ़ें। अब हम लोग द्वितीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि में जो राजनीतिक कारण जो अंतर्निहित थे उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस काल में सैनिक आवश्यकताओं के लिए लोहे का प्रयोग करके कृषि क्षेत्र के अधिशेष उत्पादन को विभिन्न करों के माध्यम से और व्यवसायियों तथा व्यापारियों की आय को उनके सामानों पर विभिन्न प्रकार के करों, शुल्कों एवं चुंगियों के माध्यम से प्राप्त करके राजतंत्र जो था वह काफ़ी शक्तिशाली होने लगा। धीरे धीरे राज्य की शक्ति बढ़ने से शासन के प्रशासनिक केंद्र अस्तित्व में आए जो नगरों में तब्दील हो गए। तो प्रशासनिक नगर भी इस काल में स्थापित हुए, राजतंत्र के शक्तिशाली होने थे। साथ ही साथ अपने आर्थिक हितों के लिए राज्यों ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया, जैसे नए नए बस्तियों की स्थापना द्वारा कृषि का विस्तार करना, व्यावसायिक एवं व्यापारिक वर्गों की सुरक्षा प्रदान करना, उनको यातायात मार्गों की सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रकार इस काल के राजनीतिक परिवर्तनों ने भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देकर के नगरीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया। तो द्वितीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि में अंतर्निहित ये राजनीतिक कारक हैं या कारण हैं, इसे आप अच्छी तरह समझ लें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सामाजिक कारणों पर चर्चा करेंगे कि द्वितीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि में सामाजिक कारण कौन कौन से अंतर्निहित थे। तो नगरों के विकास को इस काल की सामाजिक संरचना ने भी बहुत हद तक प्रभावित किया।
जैसे इस काल में उत्पादन प्रक्रिया के विकास एवं इसके बहुमुखी होने से, अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक व्यापारिक गतिविधियों के विकसित होने से वैश्य वर्ग की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी सुदृढ़ हुई, क्योंकि यह मुख्य उत्पादक वर्ग था। जैसा कि आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च हैं, दूसरा स्थान क्षत्रियों का है, तीसरा वैश्यों का और चौथा शूद्रों का, और वर्ण के अनुसार उनके व्यवसाय भी निर्धारित थे। तो आर्थिक गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से वैश्य वर्ग करता था, और चूंकि इस क्षेत्र में जो आर्थिक विकास हुआ तो वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई। परंतु वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो सामाजिक संगठन था उसमें इसका स्थान तीसरा था। इससे यह वर्ग काफ़ी असंतुष्ट था। इसी प्रकार शूद्रों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी। इनका जो वर्ण का जो व्यवसाय था वह अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। अतः वैश्य एवं शूद्र इन दोनों वर्णों ने धीरे धीरे व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्रों की ओर ये आकृष्ट हुए, अर्थात वे वहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ का वातावरण अधिक उन्मुक्त था एवं ब्राह्मण व्यवस्था से अपेक्षाकृत स्वतंत्र था। वैश्यों ने वहाँ धन कमाने के लिए अतिरिक्त पर्याप्त धन कमाने के साथ साथ उन्हें अतिरिक्त रूप में पर्याप्त सम्मान भी अर्जित किया, और वैश्यों की आर्थिक संपन्नता ने नगरों के विकास में पर्याप्त भूमिका निभाई। तो ये सामाजिक कारण थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में दास प्रथा का भी विकास हुआ। तो दास प्रथा के विकास एवं इनके आर्थिक नियोजन में लगाए जाने से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला, अर्थात दासों को आर्थिक विकास में, आर्थिक नियोजन में इनको लगाया गया, जिससे आर्थिक विकास हुआ। जातक कथाओं में इस काल में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। यह प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अतिरिक्त इस काल के जो भी स्मृतिकार हैं तो उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति को उन्होंने मान्यता प्रदान की है। जैसा कि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व की धारणा थी या इसकी वकालत की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में इस सिद्धांत में या इस मान्यता में पतन प्रारंभ हुआ। इस काल तक आते आते संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व के सिद्धांत का पतन हो गया और व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता स्थापित हुई। तो यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता स्थापित होने से और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण वर्ण से व्यवसाय का संबंध शिथिल होने लगा, अर्थात जो ब्राह्मण योग्य होते थे वही अपने वर्ण के अनुसार जो उनके कर्तव्य निर्धारित थे वो कर सकते थे। इसी प्रकार क्षत्रिय, जो कुशल क्षत्रिय थे, वही जो है सो वर्ण के अनुसार अपने धर्म का या अपने व्यवसाय का संचालन या संपादन कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय भी जो थे वो अपने परंपरागत व्यवसायों से भिन्न व्यवसायों में संलग्न होने लगे। इससे जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग श्रमिकों के रूप में भी उपलब्ध हुआ, जिसका आर्थिक नियोजन किया जाने लगा। तो ये सामाजिक क्षेत्र में जो संरचनात्मक परिवर्तन हुए, इसके कारण नगरीकरण की प्रक्रिया ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में प्रोत्साहित हुई। आगे बढ़ते हैं। अब इस काल में जैसा कि आपको पता है कि कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। तो इन धार्मिक संप्रदायों के उदय के कारण भी नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। जैसे नगरीकरण के विकास में इस काल के धर्म सुधार आंदोलनों, विशेषकर बौद्ध एवं जैन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन दोनों आंदोलनों ने ब्राह्मणवादी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया, जैसा कि आपको पता है, जो इस काल के आर्थिक प्रगति के विरुद्ध थे। इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति, महानगर और नगरीय जीवन के अन्य तत्वों जैसे गणिकाओं की सत्ता, नगरीय भोजनालयों आदि को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार नगरीकरण के विचार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला इन नए धार्मिक संप्रदायों के उदय से। आगे बढ़ते हैं।
उपरोक्त कारणों का सम्मिलित प्रभाव जो हुआ, उससे ही ईस्वी पूर्व 600 में नगरीकरण की प्रक्रिया मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में प्रोत्साहित हुई। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, विशेषकर कुषाण काल में यह प्रक्रिया अधिक प्रोत्साहित हुई। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। प्रस्तुत संदर्भ में एक विवाद है, इस पर आप नज़र डालें कि नगरों की उत्पत्ति में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक कारकों की भूमिका को लेकर के विद्वानों में विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बिना एक सुविकसित सामाजिक राजनीतिक संरचना के जो उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सके, न तो नगरों का उदय हो सकता था और न ही इनका समुचित विकास। अर्थात विद्वानों का यह वर्ग राजनीतिक सामाजिक कारणों को प्रमुखता प्रदान करता है। अतः नगरों के उदय में आर्थिक कारणों की अपेक्षा राजनीतिक कारण अधिक प्रभावी थे। वहीं दूसरा वर्ग जो है विद्वानों का, वह आर्थिक कारणों को प्रधानता देता है तथा अन्य कारणों को इसी से उत्पन्न मानता है। लेकिन दोनों ही मत तर्कपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी ये एकांगी हैं। वस्तुतः नगरों का उदय किसी एक कारण का परिणाम न होकर के सभी कारणों का सम्मिलित प्रभाव ही माना जा सकता है। इस काल के साहित्यों में लगभग 60 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 20 जो हैं वो श्रावस्ती जैसे बड़े नगर थे और 6 महानगर थे जो मुख्यतः गंगा घाटी में स्थित थे। महानगरों में राजगृह, चंपा, काशी, श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी थे। तो बुद्ध काल में ये 6 महानगर थे। इसे आप ध्यान से देख लें। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, अगली प्रस्तुति जो मेरी होगी उसमें हम लोग ईस्वी पूर्व 600 में नगरीकरण की विशेषताओं को समझेंगे, अर्थात द्वितीय नगरीकरण की विशेषताओं को समझेंगे। दूसरा कि ईस्वी पूर्व 200 से 300 ईस्वी के बीच नगर निर्माण के परिपक्वता के कारणों पर चर्चा करेंगे कि आखिर वे कौन से कारण थे जिसके कारण ईस्वी पूर्व 200 से अर्थात मौर्य काल में और मौर्योत्तर काल में नगरों का काफ़ी अधिक विकास हुआ। ईस्वी 300 ईस्वी के में नगरों का ह्रास किन कारणों से हुआ और प्रथम एवं द्वितीय नगरीकरण में क्या अंतर थे और क्या समानताएं थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।